जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था मध्यकालीन भारत का सीरीज और बीच में एक दो ब्रेक हो गया था, तो उस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उस सीरीज का आज हम लोग जो है अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है खिलजी वंश के एक बहुत प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, खिलजी वंश की बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसकी स्थापना करते हैं। बाद में जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है इसके भतीजे के द्वारा। उसका भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में उसकी जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से शादी भी करता है तो दामाद बन जाता है। और मणिकपुर में जो है कारा के मणिकपुर में जो है अपने इस ससुर और अथवा चाचा की जो है अलाउद्दीन खिलजी हत्या करके जो है दिल्ली का सल्तनत बनता है, यानी दिल्ली का सुल्तान बनता है 1296 ईस्वी में। तो इसी से संबंधित कुछ इसकी जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश हम डालते हैं, देखते हैं क्या है। बात करते हैं वास्तविक नाम की, तो इसका वास्तविक नाम अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरशाह था। वास्तविक नाम अली गुरशाह था और जो है इसके साथ साथ जो है जूना मोहम्मद खिलजी के नाम से भी यह जाना जाता था। ठीक है ना, जूना मोहम्मद खिलजी के नाम से भी जाना जाता था। जन्म की बात करते हैं तो 1250 ईस्वी में इसका जन्म होता है, लेकिन जन्म के स्थान के बारे में जो है कई मतभेद है। कुछ लोग जो है अफगानिस्तान के कलात क्षेत्र में बताते हैं इसका जो है जन्म, और कुछ इतिहासकार जो है बंगाल के जो है लखनौती जगह पे बताते हैं। तो ये विवाद है अलग से, मतलब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जगह बताते हैं। ठीक है ना, 1250 ईस्वी की बात करते हैं तो इसका जन्म है। ठीक है, अगर जो पिता की बात करते हैं तो शहाबुद्दीन मशहूर था, जो अलाउद्दीन खिलजी का पिता था। और अलाउद्दीन खिलजी जब छोटा था तभी इसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बच्चे की बात करते हैं तो शाहिबुद्दीन उमर इसका लड़का रहता है। एक और लड़का रहता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो आगे चलकर इसके यानी अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो है 1316 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है ना, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं राज्याभिषेक की, तो राज्याभिषेक 1296 ईस्वी में यह करता है और राजधानी दिल्ली बनाता है। राजधानी दिल्ली बाद में चेंज कर देता है और 1333 ईस्वी में सीरी को अपना राजधानी बनाता है और वहाँ पर अपना एक महल भी बनाता है, जिसे सीरी का महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए, ये तो इसका जीवन परिचय की बात हुई है। कुछ इसकी उपाधि की बात करते हैं तो यह उपाधि जो है किसी से लिया नहीं था, यह खुद को सिकंदर सानी कहलाना पसंद था, तो यह उपाधि किसी से लिया नहीं था। अच्छा, एक चीज़ है, इसके जो प्रशासनिक व्यवस्था था, यानी अक्सर देखा गया है कि जितने भी सल्तनत काल के जो सुल्तान बने थे वह खलीफा से क्या करते थे, उपाधि लेते थे और खलीफा से ही अपना राज्याभिषेक कराते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं किया, इसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है खलीफा से उपाधि लेना और कोई ज़रूरत नहीं खलीफा से राज्याभिषेक करना। हम अपने आप में इतना योग्य हैं कि हम सुल्तान हैं तो हैं, किसी से हमें प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और, इसने धर्म को अपनी राजनीति से यानी शासन की राजनीति से धर्म को बिल्कुल अलग किया था। ये पहला ऐसा सुल्तान था जो धर्म को राजनीति से अलग किया था। बाकी जो थे जितने भी सुल्तान थे इसके पहले, वह धर्म के अनुसार जो होते हैं वह राजनीति का जो है नींव डालते थे और राजनीति उसी तरीके से धर्म के आधार पर यानी इस्लाम धर्म के कानूनों के आधार पर जो है अपना प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये नहीं था, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया था राजनीति से। ठीक है, चलते हैं।
पूर्व जीवन परिचय की बात करते हैं तो 1291 में जो है यह कारा का जो है क्या सूबेदार बनता है, कह सकते हैं कारा का, क्योंकि जो है यह कारा जो है जीतने में जलालुद्दीन का क्या किया था, मदद किया था। इस वजह से काफ़ी कुशल शासक बन जाता है धीरे धीरे कारा क्षेत्र का। बाद में 1296 में जो है भिलसा को भी ये जीतता है और भिलसा को जीतने के बाद जो है अवध साम्राज्य की भी जिम्मेदारी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को दे दी जाती है। इसका अब कद जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब 1296 में जो है यह अपने चाचा अथवा दामाद की हत्या कर देता है तो काफ़ी विद्रोह भी उठता है और उन 1296 में जो है शासन पर ये सवार हो जाता है, यानी सत्ता पे काबिज हो जाता है, खुद को सुल्तान घोषित करता है। और जब खुद को सुल्तान घोषित करता है तो इसके कई विद्रोही रहते हैं, तो ये समझ जाता है कि विद्रोही को अगर जो हम दबाएंगे नहीं तो हम ज़्यादा समय तक जो है शासन नहीं कर पाएंगे। तो विद्रोहियों को दबाने के लिए यह क्या करता है, 4 अध्यादेश, यानी विद्रोह को शांत करने के लिए यह 4 अध्यादेश अर्थात 4 आदेश पारित करता है अपने शासन व्यवस्था में। क्या 4 आदेश पारित करता है? पहले तो यह कहता है कि जितने भी दान अथवा उपहार में दी गई भूमि है अमीरों को या फिर किसी और को, उस भूमि को लेकर जो है खालसा भूमि में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जब वह उनके पास भूमि नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं रहेंगे, तो हमारा जो है विद्रोह वह नहीं कर सकेंगे, इतनी क्षमता नहीं रहेगी। तो यह दान की भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन करता है और खालसा भूमि का मतलब सरकारी भूमि, ठीक है। दूसरा इसका अध्यादेश होता है कि एक कुशल गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। इससे क्या होता है, जब कुशल गुप्तचर विभाग की स्थापना हो जाएगा तो गुप्तचर इसके रहेंगे, वह पूरे शासन में, पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर यह पता लगाएंगे कि कहाँ पर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उन षड्यंत्रों को दबाने का काम किया जाएगा। जब षड्यंत्र दब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो हमारी सत्ता पर कोई आँच नहीं आएगा। दूसरा अध्यादेश था। तीसरा था कि नशा पर प्रतिबंध पूर्णतः इसके शासनकाल में था। चौथा अध्यादेश की बात करते हैं तो अमीर जो लोग थे, जो राजा लोग थे, यानी जो छोटे बड़े अमीर थे, उनके पार्टी, उनके दावत, अमीर से अमीर की शादी, इन सारी चीज़ों पर यह प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसको डर था कि अगर जो अमीर आपस में मिलजुल रहे हैं या अमीरों के शादी अमीरों से हो रहा है तो उसी बहाने से जो है इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर यह इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया था विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके युद्ध की बात कर लेते हैं। तो इसने कई युद्ध लड़ा, जिनमें से उसको कुछ में सफलता मिली, कुछ में असफलता मिली, ठीक है। जैसे बात करते हैं 1296 में जालंधर का युद्ध होता है, ठीक है। 1299 में गिरी का युद्ध होता है। 1305 में जो है अमरोहा और 1306 में जो है यह मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, जिसमें से यह मंगोलों को हराने में इसको सफलता मिलती है, ठीक है। यानी मंगोलों, इसके समय में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था, इसके समय में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था और मंगोलों के आक्रमण को यह बहुत ज़्यादा कम किया था। यहाँ तक कि ऐसा देखा गया है कि जो है लगभग 1299 ईस्वी के समय में कई मंगोल जो है इसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए थे और उन मंगोलों को रात में जो है वह मार देता है और उनके बीवी बच्चों को जो है अपना दास बना लेता है, गुलाम बना लेता है। और एक मंगोलपुरी दिल्ली में जगह है, वह मंगोलियों के द्वारा ही बसाया गया था, एक तरह से कह सकते हैं। वहाँ पर मंगोलियों का ही जो है क्षेत्र था, यानी मंगोल ही रहते थे और वही मंगोल जो भारत में आए थे वह नया मुसलमान के नाम से जाने जाते थे। यह नया मुसलमान अर्थात जो मंगोल मुसलमान में परिवर्तित हुए, इस्लाम धर्म में परिवर्तित किए, उन पर यह विश्वास नहीं रखता था। इसी वजह से जो है 1299 में उन 30,000 मंगोलियों को क्या कर दिया था, मार दिया था, ठीक है। कुछ और इसके युद्ध थे। 1299 में गुजरात विजय हुआ था और इसी गुजरात विजय में जो है इसको 2 सेनापति मिले थे, नुसरत खां और उलुग खां। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका
कौन एक सेनापति होता है जो मंगोलों से लड़ने के बाद जो है लड़ते लड़ते मंगोलों से युद्ध में मारा गया था। तो एक इसका सेनापति था जफर खां। वो जफर खां जो है काफ़ी विश्वसनीय सेनापति था, वह मंगोलों से युद्ध में लड़ते समय मारा जाता है। ये क्वेश्चन है। 4 प्रमुख इसके सेनापति थे। एक तो नुसरत खां जो गुजरात विजय के बाद मिला था, उलूग खां गुजरात विजय के, मलिक कफूर इतिहास में सबसे प्रसिद्ध इसका सेनापति के नाम से दर्ज है, जो आगे चलकर 36 दिन के लिए जो है 36 दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बनता है मलिक कफूर। ठीक है ना, वो आगे कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक उलूग खां होता है। चलिए 1303 में यह रणथंबोर पर हमला करता है और परिणाम इसका हार होता है, यानी अलाउद्दीन रणथंबोर युद्ध में क्या होता है, हार जाता है। 1303 में वारंगल पर काकतीय शासक से यह लड़ता है और पहले बार इसको हार मिलता है, बाद में इसको सफलता मिलती है। और ये सफलता जब मिलती है तो यहीं पे जो है यहीं से इसको जो है कोहिनूर हीरा मिलता है। मलिक कफूर के द्वारा ही यह युद्ध लड़ा जाता है, उसी की अगुवाई में, और कोहिनूर हीरा वहां से प्राप्त होता है इसको। ठीक है। 1303 में चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है और वहां के राजा रावल रतन सिंह से जो है इसकी जो है लड़ाई होती है, जिसमें छल कपट से राजा रतन सिंह की यह हत्या कर देता है। ठीक है ना। और यह युद्ध जो होता है महारानी पद्मावती को पाने के लिए यह लड़ता है। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। और महारानी पद्मावती की जो यह जानकारी मिलती है राजा रावल रतन सिंह के बारे में, तो एक मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है पद्मावत, जो 1540 में लिखा गया, वहां से इसका स्रोत मिलता है पद्मावती के बारे में। ठीक है ना। 1311 की बात करते हैं तो तमिल शासक विक्रम पांडे से इसका लड़ाई होता है, जिसमें परिणाम इसका हार होता है। ठीक है ना। अब इसके कर की बात करते हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उस प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कर भी लगाया था। तो कुल मिला के इसके समय में जजिया कर, जकात कर, खुम्स, खराज ये पहले से ही कर लगते थे। साथ ही साथ 2 अलग नया कर इसके शासन में लगाया गया था, चराई कर और घरी कर। क्या होता है जजिया कर, पहले से जान चुके हैं जजिया कर क्या होता है। यह एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिमों पर लगता है। ठीक है। जकात कर यह गैर हिंदुओं पर लगता है, अर्थात मुसलमानों पर लगता है। खुम्स कर जो होता है वह ये होता है कि किसी युद्ध में सैनिकों के द्वारा जो लूटा गया धन है उस पर यह अपने कर लेकर जो है लगभग 1/5 के हिसाब से यह कर लेता था सैनिकों से। ठीक है ना। खराज कर जो होता है वह भूमि कर होता है। बात चराई कर, अगर जो किसी व्यक्ति को पशु हैं तो उन पशुओं को चरने के लिए जो है व्यवस्था किया था और उसके बदले में जो है यह कर लेता था। ठीक है। यानी आपके पास अगर जो पशु हैं, आपके पशु जो है मैदानों में घास चर रहे हैं तो उस चरने के लिए जो है ये कर लेता था चराई कर। ठीक है ना। और एक घरी कर, यानी घर पर भी यह कर लेता था, लोगों के रहने का जो घर होता है उस पर भी कर लेता था। तो ये 2 प्रमुख कर इसके समय में जो है नए थे, चराई कर और घरी कर पूछा जाता है। ठीक है। निर्माण काल की बात करते हैं तो इसने कुछ निर्माण भी किया था स्थापत्य कला के रूप में देखा जाए तो जमियत खाना मस्जिद, यह जमियत खाना मस्जिद इस समय का सबसे उत्कृष्ट जो है स्थापत्य कला था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है। एक और किया था अलाई द्वार, अलाई दरबार या अलाई दरवाजा। ये अलाई दरवाजा वही है जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था, उसी के सामने अलाई दरवाजा बनाया है। ठीक है। बात करते हैं सीरी के महल। यह जो है उसी समय सीरी का महल बनाकर जो है सीरी को क्या करता है 1233 ईस्वी में, सॉरी हाँ 1200 नहीं है, एक मिनट, 1235 नहीं। ठीक है। चलिए, तो सीरी का महल का निर्माण करता है। फिर जो होता है 1000 खंभा का महल भी बनवाता है, अलाई का मीनार भी बनवाता है, साथ साथ चोर मीनार भी बनवाता है। ये अलाई का मीनार जो होता है, जो कुतुब मीनार है उसके सामने जो है यह बनाया है अलाई का मीनार। ठीक है। और इसके दरबारी कवि की बात करते हैं तो दरबारी कवि जो है अमीर खुसरो थे। ठीक है ना। इसके प्रमुख दरबारी कवि जो थे अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं इसके। तो प्रशासनिक सुधार में यह काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था किया था। जैसे
इसने सर्वप्रथम ऐसा एक सुल्तान था जिसने घोड़ों के लिए पहचान की व्यवस्था किया था, अर्थात घोड़ों को दागने की व्यवस्था किया था। इससे ये पता चलता था कि मेरा युद्ध में मेरा घोड़ा है या फिर जो है हमारे दुश्मन का घोड़ा, इससे आसानी से पता लगाया जा सकता था। ठीक है, फिर सैनिकों के लिए एक विशेष हुलिया यानी यूनिफॉर्म सैनिकों के लिए बनाया था। इसके पहले सैनिकों के लिए कोई विशेष हुलिया नहीं था, कोई विशेष ड्रेस नहीं था। नकद वेतन सैनिकों को देने की व्यवस्था इसने किया था। ठीक है ना, इसके साथ साथ मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी यह क्या किया था, व्यवस्था की, यानी सामानों का जो है मूल्य जो है नियंत्रित किया था, यानी निर्धारित किया था। बाजार नियंत्रण भी इसी के समय की एक सबसे उत्कृष्ट देन है, यानी पूछा जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी देन है, तो अलाउद्दीन खिलजी की देन है। दीवाने ए रियासत एक व्यवस्था किया था जिसके अंतर्गत जो है पूरे शासन प्रशासन का जो है लेखा जोखा होता था। अस्थायी सेना की इसने व्यवस्था किया था। साथ ही साथ दीवाने मुश्त खराज की भी व्यवस्था किया है। दीवाने मुश्त खराज होता है क्या, एक्चुअली जो है दीवाने मुश्त खराज होता है एक तरह से जो है दीवाने मुश्त खराज जो है एक तरह का जो है विशेष गुप्तचर विभाग जैसा होता है, उस तरह से कुछ था। सॉरी, गुप्तचर विभाग नहीं कह सकते हैं उसको, कर विभाग, यस, कर विभाग जो है कर विभाग था। दीवाने मुश्त खराज कर विभाग था। ठीक है, चलिए भू राजस्व दर की बात करते हैं। तो भू राजस्व दर इसके समय में कुल उपज का 1/2 था, अर्थात 50% था। ठीक है, बात करते हैं कुछ मुनिहान की व्यवस्था किया था। मुनिहान ये गुप्तचर विभाग होता था, मुनिहान। ठीक है, बात करते हैं शराब पर प्रतिबंध। इसने शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, ये इसके अध्यादेश में ही था। और साथ ही साथ यह ऐसा एक सुल्तान था, पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का कि इसने भूमि की पैमाइश कर जो है भूमि की पैमाइश कर उसके हिसाब से कर लगाता था, अर्थात आपके पास कितना भूमि है उस भूमि के हिसाब से आप पे कर लगेगा। तो इसका एक व्यवस्था था। ठीक है, इसकी शासन प्रणाली में 1316 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो है इसकी मृत्यु जो है मलिक कफूर के द्वारा ही हो जाता है। ठीक है, और मलिक कफूर जो होता है स्वीट पॉइजन कह सकते हैं, मीठा जहर देकर इसको मारता है और कुछ दिनों तक कैद कर लेता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसके पीछे कई मत है अलग अलग इतिहासकारों का। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो लड़का होता है साहिबुद्दीन उमर, यह क्या करता है, सत्ता संभालने के लिए तैयार होता है, लेकिन मलिक कफूर उसको भी मार देता है और 36 दिन के लिए यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है मलिक कफूर, मात्र 36 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है मुबारक शाह खिलजी जो है षड्यंत्र के द्वारा मलिक कफूर को क्या कर देता है, मार देता है और खुद जो है सत्ता पर काबिज हो जाता है। ये मुबारक शाह खिलजी वही सुल्तान है जिसका जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है और यह जो है इससे प्रश्न यही पूछा जाता है। ये क्या होता था, अपने दरबार में जब भी आता था कभी कभी यह नंगे ही अपने दरबार में आ जाता था और कभी कभी जो है स्त्रियों के कपड़े पहनकर यानी महिला के पोशाक में यह आता था। तो यह काफ़ी जो है रंग मिजाजी था और इसको जो है स्त्रियों और पुरुषों की संगत बहुत ज़्यादा पसंद थी मुबारक शाह खिलजी। यह ऐसा सुल्तान था जो अपने दरबार में नग्न होकर ही आता था। ठीक है ना, कभी कभी अक्सर ज़्यादा समय देखा जाता था ये नग्न होकर ही, इसके मन के ऊपर था, बड़ा अय्याश टाइप का था तो यह ऐसा करता था। ठीक है, और इसकी बात जो है इसी का ही दरबारी सैनिक होता है, मुबारक शाह खिलजी का दरबारी सैनिक होता है खुसरो खां। क्या होता है खुसरो खां? खुसरो खां जो है इसकी हत्या कर देता है और खुसरो खां जो है फिर अपनी सत्ता पर काबिज हो जाता है। बाद में खुसरो खां को भी जो है मार दिया जाता है और एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है। वो राजवंश होगा तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही खुसरो खां की मृत्यु होती है, हत्या कर दी जाती है और गयासुद्दीन तुगलक फिर जो है वह एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसे हम कहेंगे तुगलक राजवंश। ठीक है, तो ये आज का कुछ प्रमुख बिंदु था अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।